नमस्कार दोस्तों, आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया था बेरियम स्वेलो, बेरियम मील एंड बीएमएफटी प्रोसीजर को। इसी प्रकार से जीआईटी इन्वेस्टिगेशंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंटेरोक्लाइसिस प्रोसीजर के बारे में, जो कि स्मॉल बाउल एनीमा के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसीजर में हम कंप्लीटली इसकी डिस्कस करेंगे, इसके इंडिकेशन से लेके इसकी आफ्टर केयरिंग तक। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन को कि किस प्रकार से हम एंटेरोक्लाइसिस प्रोसीजर को डिफाइन यानी परिभाषित कर सकते हैं। द एंटेरोक्लाइसिस प्रोसीजर इज ए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्मॉल बाउल फ्रॉम जेजेनम टू आइलियोसिकल जंक्शन इन विच बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज डायरेक्टली इंस्टॉल्ड into the proximal jejunum through a tube, Bilbao daughter tube और silk tube। एंटेरोक्लाइसिस प्रोसीजर एक प्रकार का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर हम स्मॉल बाउल की स्टडी करते हैं, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी करते हैं, उसके जेजेनम से लेके उसके आइलियोसिकल जंक्शन तक, जिसके अंदर हम जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसको डायरेक्टली हम प्रोक्सिमल जेजेनम के अंदर डायरेक्टली इंस्टॉल करते हैं, एक बिल्बाओ डॉटर ट्यूब के थ्रू या फिर सिल्क ट्यूब के थ्रू। इसको हम स्मॉल बाउल एनेमा के नाम से भी जानते हैं इस प्रोसीजर को। और ये प्रोसीजर बीएमएफटी से बेटर विजुलाइजेशन देता है, यानी बेटर डिस्टेंशन देता है हमें ये प्रोसीजर। इसलिए इस प्रोसीजर को हम बीएमएफटी के बाद में, जब बीएमएफटी फेल होता है तो उसके बाद में इस प्रोसीजर को हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि ये प्रोक्सिमल बाउल का हमें बेटर डिस्टेंशन और विजुलाइजेशन देता है। और एक बात और, जो जैसे कि बीएमएफटी के अंदर फ्लोक्यूलेशन एंड सेगमेंटेशन दिखता है हमें स्मॉल बाउल का, तो यहाँ पर हमें ये सब देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर नो सेगमेंटेशन एंड नो फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन क्या होता है दोस्तों कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब म्यूकस होता है तो म्यूकस से क्या होता है, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने इंट्रोड्यूस किया था बेरियम, तो वो बेरियम वहाँ पर उस म्यूकस से चिपक जाता है और वहाँ पे क्लम्प का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लम्प बनाता है तो वो एक तरह से डॉट 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 के रूप में ऐसे एक जगह से क्लम्पिंग के रूप में दिखते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं फ्लोक्यूलेशन। तो इससे भी एंटेरोक्लाइसिस में फ्लोक्यूलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर ट्यूब को, बिल्बाओ डॉटर ट्यूब को नोस्ट्रिल के थ्रू या माउथ के थ्रू, ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में एंड स्टमक से होते हुए डुडनम के लेवल तक वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है, एडवांस्ड किया जाता है वहाँ के लेवल तक। एंड उसके बाद में जो इस ट्यूब के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को या फिर जो एयर होती है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट, उसको इंट्रोड्यूस करके इसकी स्मॉल बाउल की बेटर विजुलाइजेशन से स्टडी करते हैं। जो भी किसी भी प्रकार की एनाटॉमी या फिर उसकी जो पैथोलॉजी या डायग्नोसिस होता है उसको हम डायग्नोस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एनाटॉमी की, जो कि हमने बीएमएफटी में भी इसकी स्मॉल बाउल की एनाटॉमी क्लियर की थी। तो एक बार हम इसे रफली देख लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन पाइलोरी के, स्टमक के पाइलोरी के जो स्पिंक्टर होता है वहाँ से लेके और आइलियोसिकल वाल्व तक ये एक्सटेंड होती है, और ये आइलियोसिकल वाल्व पर लार्ज इंटेस्टाइन को राइट एंगल के ऊपर ज्वाइन करती है। ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन से सराउंडेड होती है और इसकी लेंथ लगभग 6.5 मीटर लॉन्ग होती है और इसका डायमीटर ग्रेजुअली डिक्रीज होता है 4 सेंटीमीटर प्रोक्सिमल पार्ट से लेके अप्रोक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर डिस्टल पोर्शन तक, यानी कि डुओडेनम से ये जो आइलियम होता है वहाँ तक जाते जाते 2.5 सेंटीमीटर तक इसका डायमीटर हो जाता है, यानी कम छोटा हो जाता है इसका डायमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लेयर्स की। तो मतलब इसकी वॉल होती है, उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें भी 4 लेयर होती हैं, सिरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अंदर वाले जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम विलाई कहते हैं, और उन विलाई के ऊपर भी स्मॉल अमाउंट के अंदर बहुत छोटे छोटे विलाईज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं, जो कि ब्रश बॉर्डर्स के जैसे हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे ये 3 पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड करके इसकी एनाटॉमी को पढ़ते हैं यहाँ पर डुओडेनम, जेजुनम एंड आइलियम के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुओडेनम की। तो डुओडेनम ये पाइलोरिक स्पिंक्टर से कनेक्टेड होते हैं स्टमक के यहाँ से, ठीक है, और ये सी शेप्ड होती है। 7 से लेके 8 इंच इसकी लेंथ होती है
ये भी 4 सेक्शंस में डिवाइड होती है। सुपीरियर सेक्शन, डिसेंडिंग सेक्शन, इंफीरियर सेक्शंस या हॉरिजॉन्टल सेक्शन, और लास्ट वाला है असेंडिंग सेक्शन। तो इस प्रकार से इसके 4 सेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेजेनम एंड आइलियम की। तो जेजेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल सेक्शन होता है और इसकी लेंथ लगभग 2.5 मीटर होती है। और आइलियम होता है वो इसका टर्मिनल सेक्शन होता है और इसकी लेंथ होती है लगभग 4 मीटर, यानी कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये आइलियोसिकल वाल से इस लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके इंडिकेशंस की। इंडिकेशंस इसके सेम है जैसे हमने बीएमएफटी के अंदर पढ़े थे। माल अब्जॉर्प्शन यानी कि अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा पर्याप्त मात्रा के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाना, तो उसे कहते हैं माल अब्जॉर्प्शन। क्रॉन्स डिजीज जो कि मोस्ट कॉमन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ये एक प्रकार की जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है जिसके अंदर जो स्मॉल बाउल है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सस्पेक्टेड ट्यूबरकुलर लीजन यानी टीबी के किसी प्रकार के लीजन्स हो। नेक्स्ट है मैकेल डायवर्टिकुलम। मैकेल डायवर्टिकुलम एक जन्मजात बीमारी है जिसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में आउट पाउच बन जाते हैं यानी ब्लज बन जाते हैं, एक पाउच के जैसी संरचनाएं बाहर की तरफ निकल जाती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे पाउच निकल जाते हैं, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे जाए तो इसके अंदर ऐसे पाउच बन जाते हैं, तो उसे अपन कहते हैं मैकेल डायवर्टिकुलम। ठीक है। और ये स्पेशली जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लोअर पार्ट होता है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके इंडिकेशन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वेट लॉस हो रहा है पेशेंट का, तो उसे अपन कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो स्मॉल इंटेस्टाइन में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो, सस्पेक्टेड मास लीजन्स एंड ट्यूमर्स हो, अल्सर्स, पोलिप्स, ऐसे लीजन्स को हम यहाँ पर डायग्नोज कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन हो या डायरिया हो, तो ऐसी सभी कंडीशंस को हम यहाँ पर इसके अंदर इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि ये प्रोसीजर कब नहीं किया जाता है। फर्स्ट है परफोरेशन। परफोरेशन यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर इसोफेगस में किसी प्रकार का छिद्र हो उस ट्यूब के अंदर, जैसे ये ट्यूब है स्मॉल ये इंटेस्टाइन है, इसके अंदर कहीं पे भी ऐसे पोर बन जाए, छिद्र बन जाए, तो उस पोर से क्या है कॉन्ट्रास्ट लीकेज होने के डर से यहाँ पर इसको नहीं किया जाता है। ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला, ट्रैकिया एंड इसोफेगस के बीच में फिस्टुला हो तो उस कंडीशन में क्या है जो कॉन्ट्रास्ट है लंग्स के अंदर एस्पिरेट हो सकता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं करते। सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो जो कि मैक्सिमम जो रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर्स होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो, रिसेंट सर्जरी ऑफ जीआई ट्रैक्ट की अभी हाल ही में सर्जरी हुई हो, मैसिव डायलेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर डायलेशन हो यानी कि फुल फैलाव हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है, जैसे जिसके ब्रांड है जैसे EZ-HD या फिर माइक्रोबार HD, या फिर यूज कर सकते हैं EZ पैक का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। AR जो कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर हम लगभग 70% वेट बाय वॉल्यूम का 1 से 1.5 लीटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया यहाँ पर यूज करते हैं। और डबल कॉन्ट्रास्ट एंटेरोक्लासिस के अंदर हम लगभग 200 से 250% वेट बाय वॉल्यूम का 150 से 500 ml इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। एंड जब ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है किसी एस्पिरेशन की पॉसिबिलिटी में या TEF की में, तो तब हम यहाँ पर वाटर सोल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडियाज का यूज करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट्स यहाँ पर है फ्लोरोस्कोपी यूनिट IITV सिस्टम के साथ, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स, स्पॉट फिल्म डिवाइस, डिस्टिल वाटर फॉर बेरियम प्रिपरेशन, रेडियोग्राफिक केसेट्स एंड बिल्बाओ डॉटर ट्यूब, या जो कि गाइड वायर के साथ होनी चाहिए, या फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं अपन सिल्क ट्यूब। दोनों में से किसी भी एक ट्यूब का यहाँ पर यूज कर सकते हैं कॉन्ट्रास्ट इंट्रोडक्शन के लिए। एंड 10 mg टैबलेट मेटाक्लोप्रोमाइड की जो कि इंट्यूबिशन के लिए हमें चाहिएगी। एंड 20 mg IV बस्कोपान जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है। तो ये इस प्रकार के इक्विपमेंट्स हमें यहाँ पर चाहिएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर पेशेंट के प्रिपरेशन की, किस प्रकार से पेशेंट को यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। पेशेंट्स को हम उसकी बाउल की प्रिपरेशंस के लिए एग्जामिनेशन से जो पूर्व वाली नाइट होती है उसके अंदर इवनिंग में हम क्या करते हैं पेशेंट को कुछ लैक्जेटिव्स देते हैं, जैसे कि डल्कोलेक्स है,
तो उसकी 3 से 4 टैबलेट डेल्कोलेक्स की हम पेशेंट को देते हैं उसकी बाउल की प्रिपरेशन के लिए। और पेशेंट को एग्जामिनेशन वाले दिन 6 घंटे तक वहाँ पर उसकी फास्टिंग रखवाई जाती है, कुछ भी खाने या पीने को नहीं दिया जाता है। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, अगर वो स्मोकिंग करता है तो उसको ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसे स्मोकिंग से दूर रहना है, अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है ना। पेशेंट को स्मोकिंग नहीं करनी है उस दिन, क्योंकि जो स्मोक है यहाँ पर सिगरेट का या बीड़ी का, तो वो वहाँ पर म्यूकोसल पैटर्न से इंटरफेयर कर सकता है, इसलिए उस दिन पेशेंट को स्मोकिंग से दूर रहना है। एंड पेशेंट के जो भी प्रेगनेंसी स्टेटस है और जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है उनको हम चेक करते हैं, एंड जो उसका कंसेंट फॉर्म है पेशेंट से, वो कंसेंट फॉर्म साइन करवाते हैं। और पेशेंट की किसी प्रकार की जो ज्वेलरी होती है उसको हम रिमूव करवा के पेशेंट को एक हॉस्पिटल गाउन पहनने के लिए कहते हैं। और पेशेंट को एग्जामिनेशन से पूर्व पेशेंट को पूरी प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसकी पेशेंट की प्रिपरेशन होती है यहाँ पर। देन हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसीजर या टेक्निक की, कि किस प्रकार से इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसकी प्रीलिमिनरी फिल्म लेते हैं, ये चेक करने के लिए उसकी बाउल की प्रिपरेशंस को और किसी भी प्रकार के जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है उनको देखने के लिए, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस को रूल आउट करने के लिए, और बाउल के अंदर किसी भी प्रकार की गैसेस है उसको हम जांच करने के लिए, यानी असेस करने के लिए। तो ये प्रीलिमिनरी फिल्म यहाँ पर इसलिए ली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पर फैक्टर्स को भी यहाँ पर एडजस्ट किया जाता है, फैक्टर्स को भी, ठीक है ना। नोट यहाँ पर ये है कि बिफोर स्टार्टिंग द इंट्यूबेशन हमें स्टार्ट करने से पहले गिव पेशेंट्स 10 mg मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट, 10 mg की मेटाक्लोप्रामाइड टैबलेट पेशेंट को देते हैं हम, जो कि हमें इंट्यूबेशन के अंदर हेल्प करती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, अपने जो ड्यूडेनल बल्ब होता है उसको डायलेट कर देती है। और इसका एक और प्रभाव है कि ये एंटीमेटिक इफेक्ट देती है। एंटीमेटिक इफेक्ट क्या होता है, जो नोजिया एंड वोमिटिंग के अगेंस्ट में इफेक्ट होता है, यानी वो नोजिया एंड वोमिटिंग को ये दूर करती है। तो इस प्रकार से इसका एंटीमेटिक इफेक्ट, और साथ ही साथ ये हमें इंट्यूबेशन में हेल्प करती है ड्यूडेनल बल्ब को डायलेट करके, ठीक है ना। तो ये टैबलेट हम इंट्यूबेशन स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को देते हैं, ठीक है। तो इंट्यूबेशन टेक्निक क्या है इसकी, कि अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अनुसार हम पेशेंट को एक पोजीशन देते हैं फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर, या तो हम उसको अपराइट सिटिंग पोजीशन में ले सकते हैं पेशेंट को, या फिर सुपाइन पोजीशन में, या फिर राइट लेटरल पोजीशन के अंदर पेशेंट को यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद में पेशेंट को 2 से 3 ml जो 2% जाइलोकेन जेली होती है उसके नोस्ट्रिल के अंदर हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड और यहाँ पर जो एनास्थेटिक स्प्रे होता है उसको हम पेशेंट के थ्रोट यानी गले के अंदर उसको स्प्रे करते हैं, ताकि उसके सेंसेशन गायब हो जाए वहाँ से, तो उसको पेशेंट को जी खराब नहीं हो, उससे उल्टी नहीं आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनास्थेटिक स्प्रे को यहाँ पर उसके थ्रोट के अंदर स्प्रे करते हैं। एंड जो पेशेंट की जो नेक यानी गर्दन होती है उसको हाइपरली एक्सटेंड कर देते हैं, बिल्कुल सीधा कर देते हैं पीछे की तरफ एकदम गर्दन को, ठीक है। उसके बाद में जो बिल्बाओ ड्यूटर ट्यूब होती है उसको बिना गाइड वायर के पेशेंट के नोस्ट्रिल के अंदर हम यहाँ पर किसी एक नोस्ट्रिल के अंदर इंसर्ट करते हैं, और उसको एडवांस करते हैं, आगे की तरफ बढ़ाते हैं उसके स्वॉल्विंग के साथ। यानी जब पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप जैसे ही हम ट्यूब को आगे की तरफ बढ़ाएं तो आपको इसको स्वेलो करना है, यानी निगलना है इसको, और उसको निगलते हुए उस ट्यूब को वहाँ पर स्टमक तक उसको इंसर्ट किया जाता है, स्टमक के लेवल तक इसके जो ट्यूब का टिप होता है उसको, ठीक है ना। उसके बाद जो 5 से 7 सेंटीमीटर होता है ट्यूब का, उसको स्टमक के अंदर पास कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो पेशेंट की नीक है उसको फ्लैक्स कर दिया जाता है, यानी नॉर्मल पोजीशन में ला दिया जाता है, पेशेंट की नीक को बिल्कुल फ्लैक्स कर दिया जाता है जो कि एक्सटेंड थी, ठीक है ना। उसके बाद में हम गाइड वायर का यूज़ करते हैं जो ट्यूब है उसको स्टीपन करने के लिए, यानी कि ट्यूब को टाइट करने के लिए, ट्यूब को एक वे देने के लिए हम यहाँ पर गाइड वायर का यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, इस प्रकार से जो असिस्ट एडवांसमेंट थ्रू पाइलोरिक कैनाल इनटू ड्यूडेनल अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, इस प्रकार से जो गाइड वायर है उससे हम उसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए उस गाइड वायर की सहायता से उसको असिस्ट करते हुए पाइलोरिक कैनाल से होते हुए उसको ड्यूडेनम के अंदर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर उस जो ट्यूब थी बिल्बाओ ड्यूटर ट्यूब थी उसको इंसर्ट करते हैं, और उसको वहाँ पर ड्यूडेनम के जो ड्यूडेनोजेजनल फ्लक्सर होता है वहाँ तक के लेवल पर इस ट्यूब को लेकर आया जाता है। एंड उसके बाद में जो भी इसकी जो मेथड्स होते हैं,
सिंगल एंड डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी, उसको हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंटेरोक्लाइसिस की। तो सिंगल जैसे ही हमने वो ट्यूब यहाँ पर जो ड्यूडेनोजेजनल फ्लेक्सर था वहाँ के लेवल तक जैसे ही इंसर्ट किया, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट को जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंटेरोक्लाइसिस है उसको परफॉर्म करते हैं। तो ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंटेरोक्लाइसिस क्यों परफॉर्म किया जाता है, आप जानते हैं कि ये जो जितने भी प्रकार के हाई ग्रेड पार्शियल स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर आउट करने के लिए, यानी कि सिग्निफिकेंटली, यानी उनका महत्व ज़्यादा होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट एंटेरोक्लाइसिस के अंदर। अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मतलब अत्यधिक पार्शियल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको हम डायलेट कर सकते हैं इसके प्रेशर से, कॉन्ट्रास्ट के, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अमाउंट है कॉन्ट्रास्ट का वो लगभग 1 से 1.5 लीटर बेरियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है ना। 70% वेट बाई वॉल्यूम इसकी डेंसिटी हम यहाँ पर यूज करते हैं। Contrast infused through the tube at 75 ml प्रति मिनट in right anterior oblique position। हम यहाँ पर उसके बाद में 1 से जो 1.5 लीटर कॉन्ट्रास्ट है उसको उस ट्यूब के थ्रू देते हैं पेशेंट को, और वो भी 75 ml प्रति मिनट के हिसाब से पेशेंट के अंदर वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। जब ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पेशेंट को हम यहाँ पर राइट एंटीरियर ओब्लिक पोजीशन में लेते हैं, और उसके बाद में इस जो पेशेंट है उसकी स्पॉट फिल्म, स्मॉल बाउल की स्पॉट फिल्म लेते रहते हैं हम यहाँ पर, जब तक कि जो बेरियम का कॉलम है वो वहाँ पर असेंडिंग कॉलम के रीजन तक, लेवल तक नहीं पहुँच जा पाता। तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, फ्लोरोस्कोपी की यूनिट के द्वारा उसकी स्पॉट फिल्म लेते रहते हैं और उसको ये चेक करते रहते हैं कि ये जो बेरियम कॉलम है वो इस जो असेंडिंग कॉलोन है लार्ज बाउल का वहाँ तक इसकी रीचिंग यानी पहुँचता है या नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ तक पहुँचता है तब तक उसकी स्पॉट फिल्म लेते रहते हैं। जो एवरेज टाइम होता है यहाँ पर पहुँचने का इलियोसिकल रीजन तक उस बेरियम कॉलम का, तो वो लगभग 15 मिनट का होता है, ठीक है ना। स्पॉट फिल्म्स आर टेकन अंडर रेडियोलॉजिस्ट ऑब्जर्वेशन टू डिमॉन्स्ट्रेट जेजेनल लूप, एंटायर बाउल लूप, इलियोसिकल जंक्शन विथ और विदाउट कंप्रेशन। यहाँ पर जो स्पॉट फिल्म्स हम यहाँ पर लेते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में लेते हैं, और रेडियोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में हम यहाँ पर जो जेजेनल लूप होता है, एंटायर बाउल लूप है, इलियोसिकल जंक्शन है, उन सभी को हम यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं विदाउट एंड विथ कंप्रेशन बैंड के साथ में, कंप्रेशन बैंड और विदाउट कंप्रेशन बैंड के साथ में इनको हम यहाँ पर स्पॉट फिल्म के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की, यानी कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कब परफॉर्म की जाती है उसकी बात करें हम यहाँ पर। तो जो परफॉर्म टू डिमॉन्स्ट्रेट म्यूकोसल पैटर्न इरेगुलरिटीज, डबल जो कॉन्ट्रास्ट स्टडी होती है जो म्यूकोसल पैटर्न से रिलेटेड किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे कि बहुत स्मॉल जो लीजन्स होते हैं उनको, पोलिप्स को, ट्यूमर्स को, अल्सर्स है एंड डाइवर्टिकुलम है, तो उनको हम यहाँ पर अच्छे से क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, अच्छे से उनका डिस्टिंक्शन कर सकते हैं हम यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर, ठीक है। बेरियम कॉन्ट्रास्ट की बात करें हम यहाँ पर तो 200 से 250% वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी का बेरियम कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, और उसका 150 से 500 ml यहाँ पर यूज करते हैं। और कॉन्ट्रास्ट को इन्फ्यूज करने की जो रेट होती है हम यहाँ पर यूज करते हैं 100 ml प्रति मिनट के हिसाब से कॉन्ट्रास्ट को इन्फ्यूज करते हैं उस ट्यूब के थ्रू, जब तक कि यह प्रोक्सिमल आइलियम के लेवल तक नहीं पहुंच जाता। जब यह प्रोक्सिमल आइलियम के लेवल तक ये कॉन्ट्रास्ट पहुंचता है उसके बाद में पेशेंट के अंदर लगभग 750 से 1000 ml, यहाँ पर सॉरी 1000 है, लगभग 1000 ml एयर को हम यहाँ पर इन्फ्यूज करते हैं, वो भी 100 ml प्रति मिनट की दर से यहाँ पर उस एयर को यहाँ पर इन्फ्यूज किया जाता है ट्यूब के थ्रू। जब ये एयर प्रोक्सिमल आइलियम के लेवल तक पहुँचती है उसके बाद में पेशेंट को 20 mg बस्कोपेन IV इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। ये इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, ताकि जो इसका ट्रांजिट टाइम है उसको इंक्रीज किया जा सके, एंड उसके बाद में जो स्पॉट फिल्म होती है वो रेडियोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन के अंदर यहाँ पर ली जाती है स्मॉल बाउल की, अलग अलग वेज के अंदर, अलग अलग पोजीशंस के अंदर स्पॉट फिल्म यहाँ पर टेकन आउट की जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इसके जैसे फिल्म की, तो आप देख पा रहे हैं कितना अच्छे से बेटर विजुलाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और बेटर डिस्टेंशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, ये
डाइवर्टिकुलम को शो कर रही है यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं आप, ये है जेजिनम के अंदर ये डाइवर्टिकुलम है, एक प्रकार की आउट पाउचिंग बन रही है यहाँ पर, वो हमें अच्छे से विजुलाइज हो पा रही है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशन सेम है इसके जैसे कि हमने बीएमएफटी में पढ़े थे। बेरियम कॉन्ट्रास्ट का एस्पिरेशन है, अनसस्पेक्टेड परफोरेशन से बेरियम का लीकेज हो सकता है, एंड अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है कॉन्ट्रास्ट के वहाँ पर एक्यूमुलेशन से, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशंस है। एंड कॉम्प्लिकेशंस के बाद में हम बात करते हैं इसके आफ्टर केयरिंग की। तो आफ्टर केयरिंग में पेशेंट को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उसको डायरिया हो सकता है लार्ज अमाउंट में, जो कॉन्ट्रास्ट इन्फ्यूज किया था हमने उसके कारण, ठीक है। और पेशेंट को ये वार्न किया जाता है कि जो आपकी फीसिस है 2-3 दिन के लिए वाइट चौक के समान आ सकते हैं। और जो बात करें बीएमए एंट्रोक्लाइसिस प्रोसीजर की, तो आजकल ये एंट्रोक्लाइसिस प्रोसीजर ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित है। आजकल इसको रिप्लेस कर दिया गया है सीटी एंड एमआर एंट्रोक्लाइसिस के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज की ये वीडियो लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इसे अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारा रहेगा बेरियम इनेमा प्रोसीजर के ऊपर। तो बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। थैंक यू सो मच।